नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। कचहरी में आज जो मुकदमे आपके सामने हम रखेंगे, सबसे पहले उन रीजनल पार्टीज की बात करेंगे जिनके कई बयान सामने आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस में वापसी का वक्त हो गया है। क्या बीजेपी के डर की वजह कांग्रेस का घर अब भर जाएगा? आज आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात भी सुनवाएंगे, जो एक बार फिर अपनी बात से पलट गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 40वीं बार हुआ है। सीज फायर और युद्ध के बीच ट्रंप और मुश्तबा की डील वाली फाइल कहां गुम हो गई है, यह भी आपको बताएंगे। और रात 10:30 बजे आपको मौसम बदलने वाले उस गॉडजिला से मिलवाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों के मौसम का पैटर्न बदल गया है। भारत में मॉनसून के चक्र पर भी असर पड़ा है, कहीं सूखा तो कहीं बारिश होने लगी है। इन सारी खबरों की पेशी होगी, लेकिन सबसे पहले बात इस सवाल का जवाब तलाशते हैं, क्या देश में आगे सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम ही बचेगा? न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। एक वो समय था जब बीजेपी के युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्रीय अस्मिताओं को भारत के गुलदस्ते का जरूरी फूल बताया था। उन्होंने कहा था, भारत कोई एक रूपी देश नहीं, ये विविधताओं का गुलदस्ता है। क्षेत्रीय दलों का आना इस बात का सबूत है कि राष्ट्रीय दल वहां के लोगों की स्थानीय पीड़ा और उनकी उम्मीदों को समझने में नाकाम रहे। जब तक हम राज्यों की अस्मिता का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक भारत की एकता अधूरी रहेगी। दिल्ली को बड़ा दिल दिखाना होगा। तो वाजपेयी जी जो कह गए, उसका लबोलुआब यही है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीति की धाराओं का फूटना और उनका फलना फूलना मुख्य धारा की राजनीति के इसी बर्ताव से उपजी बेचैनियों की कहानी है। इन्हीं छटपटाहटों और अस्मिताओं ने क्षेत्रीय राजनीति को खाद पानी दिया। लेकिन लग ऐसा रहा है कि समय का पहिया कुछ उल्टी दिशा में घूमने लगा है और जो धाराएं कभी क्षेत्रीय पहचानों के नाम पर राष्ट्रीय धारा की राजनीति का बांध तोड़कर निकली थीं, आज वो खुद सूखने के कगार पर है। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुए विघटन और अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टूटन ने नए सवालों को जन्म दिया है कि क्या क्षेत्रीय अस्मिताओं वाली राजनीति के दिन अब लद गए हैं? क्या गैर बीजेपी समर्थित क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय ही अब इकलौता रास्ता है? सवाल यह भी है कि क्या क्षेत्रीय अस्मिता के सुल्तान अब कांग्रेस के सूबेदार बनने को राजी होंगे? और क्या देश में 2 पार्टी सिस्टम का वक्त आ गया है? ये अटकलें, ऐसी संभावनाएं और ऐसी चर्चाएं सिर्फ किसी का दिमागी फितूर नहीं है, बल्कि हालिया घटनाक्रम से उन्हें एक मजबूत जमीनी आधार मिला है। ऐसे असहज सवालों का सामना ममता बनर्जी को भी करना पड़ा है, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद से खंड खंड हो गई। ममता बनर्जी की पार्टी का आखिरकार क्या होगा, ये सवाल फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि टीएमसी के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर ना तो कांग्रेस खुलकर कुछ बोल रही है, ना टीएमसी। लेकिन जहां इस मुद्दे पर चर्चा खुलेआम होने लगी है, वो राज्य है महाराष्ट्र, जहां सलाहें दी जा रही हैं कि शरद पवार वाली एनसीपी को कांग्रेस में समा जाना चाहिए। ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। संजय राउत का मैं सपोर्ट करता हूं कि ये सब पार्टियों की जो रीजनल पार्टी बन गई, कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों के साथ बार्गेनिंग की स्थिति में आ गई है। वो इसलिए क्योंकि टीएमसी की तरह एनसीपी भी खंड खंड है और शरद पवार की राजनीतिक हैसियत बहुत घट गई है। एनसीपी शरद पवार के पास सिर्फ 9 सांसद और 10 विधायक बचे हैं। इसके बावजूद शरद पवार की पार्टी अभी भी ये तय करने में हिचक रही है कि वो कांग्रेस में विलय कर ले या नहीं। जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके हैं। पहली शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी।
तो हम ये भुगत चुके हैं। देखिए, अभी अगर बारिश आई तो मैं छाता लूँगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है। बारिश तो आने दो, फिर देखिए। तो सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है। वो तभी तय करेंगी कि छतरी लेनी है या रेनकोट। यानी वो फिलहाल निश्चिंत हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। लेकिन सर्वशक्तिमान बीजेपी ने सबको नचा दिया है और इसकी सीधी चपेट में आए हैं वो क्षेत्रीय दल जो कभी कांग्रेस विरोध या कांग्रेस से नाराजगी के मूल डीएनए से पैदा हुए थे। अब सवाल यह है कि अगर एनसीपी या टीएमसी का कांग्रेस में भविष्य में कभी मर्जर होता है तो इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 तो होता नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि 2 पार्टियों के मिल जाने से उनकी ताकत बढ़ जाएगी तो हालिया चुनावी इतिहास पर नजर डाल लेनी चाहिए। जैसे यूपी में 2014 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अलग अलग लड़ाई लड़ी तो उनका वोट शेयर 42% था। 2019 में जब वो साथ मिलकर लड़े तो उनका वोट शेयर घटकर 37% रह गया। और वहीं बीजेपी का वोट शेयर 2014 के 42% से बढ़कर 2019 में 49% हो गया। ये सिर्फ एक मिसाल भर है, लेकिन सच ये भी है कि गैर बीजेपी क्षेत्रीय दलों के लिए अकेले अपने दम पर बीजेपी जैसी साधन संपन्न और तगड़े संगठन मशीनरी वाली पार्टी का मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए ऐसी विपक्षी पार्टियों की कांग्रेस में वापसी की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। सवाल अब सिर्फ क्षेत्रीय दलों के रहने या न रहने का नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या भारत की विविधता अब फिर से एक तरह के केंद्रीयकरण की तरफ बढ़ रही है, जहां पर छोटे दलों के लिए या तो सरेंडर करने का या फिर मिट जाने का ही विकल्प बचा है। और इसी विकल्पहीनता के चक्कर में कुछ क्षेत्रीय अस्मिताएं कांग्रेस में अपना घर ढूंढ रही हैं। तो ज्यादातर को लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी का सूर्य चमक रहा है और इसीलिए उसकी किरणों की आंच लेना फायदे का सौदा है। लेकिन ऐसे में बैठे बिठाए और बगैर चुनाव लड़े एनडीए ने कैसे संसद में अपना संख्या बल बढ़ा लिया, कचहरी में अब इसकी फाइल आगे खोलेंगे। एक कहावत आपने बहुत सुनी होगी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। मतलब बिना कुछ खर्च किए या बिना किसी खास मेहनत के किसी भी काम का सबसे बेहतरीन और शानदार नतीजा मिल जाना, जैसे टीएमसी की टूट-फूट में एनडीए को हो रहा है, वो भी बगैर लड़े और बगैर कोई अतिरिक्त मेहनत किए। बैठे बिठाए संसद में एनडीए के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक भारतीय राजनीति का शायद ये सबसे चौंकाने वाला और सबसे दिलचस्प अध्याय होगा। लेकिन ये सब कुछ हो कैसे रहा है, जरा इसे समझ लेते हैं। दरअसल हुआ यह है कि तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने काकोली घोष दस्तीदार को इस गुट का नेता बनाने की मांग रखी है। सांसद मिलकर हमने डिसीजन लिया कि हम स्पीकर के पास जाएंगे और अलग गुट बनाने के लिए, टीएमसी के अलग गुट बनाने के लिए हम स्पीकर के पास दावा रखेंगे। इसलिए हम सांसद ने एक साथ मिलकर ये सही किया। अगर टीएमसी के इन बागी सांसदों के अलग गुट को मान्यता मिल गई तो फिर संसद का संख्या बल कैसे बदल जाएगा, जरा ये समझ लीजिए। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। इस समय 3 सीटें खाली हैं, तो मौजूदा सांसद हुए 540। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा बैठता है 271। अभी एनडीए के पास 292 सांसद हैं। टीएमसी के बागियों के आने के बाद एनडीए की संख्या बढ़कर 311 हो जाएगी। यानी लोकसभा में एनडीए सरकार इस कार्यकाल में पहली बार 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी। 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा उछालने वाली बीजेपी को फिलहाल 300 पार का आंकड़ा देखकर संतोष हो सकता है। लेकिन इससे मोदी सरकार का असली मकसद हल नहीं होने वाला, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें कहा जाता है कि हाथ को आया और मुंह न लगा। सरकार की नजर लोकसभा में 2/3 बहुमत यानी 360 के आंकड़े पर है। इससे सरकार आसानी से संविधान संशोधन से जुड़े बिल ला सकती है, पास करा सकती है। इसमें सबसे अहम है 33% महिला आरक्षण और परिसीमन बिल, जिनके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। यह विधेयक अप्रैल महीने में 54 वोटों से संसद में गिर गया था। अब सरकार ने इस अंतर को काफी हद तक पाट लिया है, लेकिन फिर भी 2/3 बहुमत के लिए अभी दिल्ली दूर है। हालांकि सियासत संभावनाओं का खेल है। किसने सोचा था कि पश्चिम बंगाल में 15 साल तक राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस की महीने भर में ही ये हाल हो जाएंगे।
किसने सोचा था कि अपनी ही बनाई पार्टी में ममता बनर्जी इस कदर अकेली पड़ जाएंगी। इसलिए एनडीए के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं वो पार्टियां जो कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इनमें शामिल हैं डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसी पार्टी। लोकसभा में ऐसी पार्टियों के सांसदों की संख्या 37 है, तो टीएमसी के बाकी मिलाकर 311 और 37 अन्य सांसदों को मिलाकर आंकड़ा बनता है 348। यानी लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए अभी भी 12 सांसद कम पड़ जाएंगे। अब यहीं पर एक संभावना यह बनती है कि अगर ये बाकी 37 विपक्षी सांसद संसद में वोटिंग के दौरान सरकार का विरोध नहीं करते या सदन से गैर हाजिर रहते हैं, तो फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए जरूरी संख्या कम हो जाती है। हाँ, लेकिन राज्यसभा में सरकार के लिए फिलहाल कोई अड़चन नहीं दिख रही। लोकसभा में संख्या बल बढ़ने से एनडीए को एक सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि एनडीए सरकार के किंगमेकर्स का भाव घट सकता है। वहां किसी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की गुंजाइश खत्म हो सकती है। If there is no deal, we are going to hit each. Maybe we're going to make a deal. Make a deal, and because they're sick people. Deal. They want to make a deal so badly. We sought repeatedly to make a deal. शाहरुख काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी डीडीएलजे का एक सीन तो आपको याद होगा, बड़ा फेमस सीन है, जब राहुल सिमरन के लिए कहता है पलट पलट, और आखिरकार सिमरन पलट जाती है। तो यही शायद ट्रंप साहब के साथ हो रहा है। फर्क सिर्फ यही है कि इस मूवी में ट्रंप खुद ही राहुल हैं और सिमरन का रोल भी खुद ही कर रहे हैं, यानी बयान देना, पलट जाना, फिर बयान देना और फिर पलट जाना, यही उनकी पहचान बन चुकी है। उन्हें लगता है कि वो अपनी पुरानी डील वाली ब्लैकमेलिंग की पॉलिसी से आज भी दुनिया को हाँक सकते हैं, लेकिन सच ये है कि अब ट्रंप के शब्दों का वजन बाजार में खत्म हो चुका है। वो सिर्फ हवाई किले बना रहे हैं जिसका जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हम दुनिया पर हावी होने वाली व्यवस्था और इन शैतानों, खासकर उस मनहूस ट्रंप और दुष्ट नेतन्याहू के सामने कभी पीछे नहीं हटे। चिंता की कोई बात नहीं। अब जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। मार्च 2026 से लेकर इस जून तक यानी 66 दिन में ट्रंप साहब 39 से ज्यादा बार छाती ठोककर ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ डील पक्की हो गई, बस 2 हफ्ते और। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी क्या हुआ? डाक के 3 पात, समझौते के दावों के बीच भी हमले लगातार जारी हैं। असल में ट्रंप साहब कुछ भी बोल देते हैं। इतिहास और भूगोल से तो जैसे उनका 36 का आंकड़ा है। मई 2023 में उन्होंने इतनी बड़ी डींगे हाँकी थी कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो 24 घंटे 24 आवर्स में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देते। आज साल 2026 चल रहा है, जून का महीना। ट्रंप साहब गद्दी पर हैं, लेकिन युद्ध जस का तस है। अप्रैल 2025 में तो उन्होंने ज्ञान की सारी सीमाएं लांघते हुए कह दिया कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर 1000 साल से लड़ रहे हैं और 1500 साल से इनकी सीमा पर तनाव है। अब कोई इन्हें बताए कि हुजूर इतिहास को इतना भी मत मरोड़िए कि वो खुद सर पकड़कर बैठ जाए। वैसे झूठ और भ्रामक दावों का तो पुराना रिकॉर्ड है इनका। CNN कहता है कि सिर्फ पेंसिल्वेनिया के 2 भाषणों में उन्होंने 40 झूठे दावे किए। वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो अपने पिछले कार्यकाल के 4 साल में इन्होंने 30,573 भ्रामक बयान दिए, यानी फर्स्ट टेन्योर के आखिरी साल में रोजाना औसतन 39 झूठ। लेकिन इस बार मामला सिर्फ झूठ बोलने का नहीं, इस बार अमेरिका की साख दांव पर है। किसी भी दौर में अमेरिका शायद इतना ह्यूमिलिएट नहीं हुआ। 100 दिन पहले ट्रंप जिस ईरान युद्ध में कूद पड़े थे, आज वहां अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। खाड़ी मुल्कों पर अमेरिकी बेस पर मिसाइल ड्रोन दागे, लेकिन ट्रंप डिफेंसिव मोड में रहे। And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But
We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. और सुनिए, ट्रंप जिन्हें अपना जिगरी दोस्त समझते हैं, वही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन्हें अंगूठे पर नचा रहे हैं। ट्रंप फोन पर चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे कि ईरान पर पलटवार मत करो, सीज फायर की बातचीत चल रही है। लेकिन नेतन्याहू जो पहले इस टोन से सरप्राइज थे, उन्होंने ट्रंप की एक ना सुनी और ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया। इसे कहते हैं सुपर पावर को सिर के बल झुकाना, शीर्षासन कराना, उसे सुपर प्रेशर में ला देना। दुनिया इस युद्ध की वजह से अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रही है। ट्रंप किसी भी तरह जंग खत्म करना चाहते हैं और कहते भी हैं कि देखो भाई, मैंने जंग खत्म कर दी, लेकिन नेतन्याहू उनकी हर कोशिश पर पानी फेर रहे हैं। फिलहाल मोर्चे पर युद्ध विराम है, क्योंकि तेहरान में आतंकी शासन पर हमला करने के बाद उसने हम पर हमला करना बंद कर दिया है। अगर ईरान का आतंकवादी शासन फिर से गलती करके हम पर हमला करता है तो हम इसका करारा जवाब देंगे। अमेरिका इजराइल को हर साल 3.8 बिलियन डॉलर और हाल ही में अरबों डॉलर के हथियार दे रहा है। इतनी बड़ी लेवरेज होने के बावजूद ट्रंप नेतन्याहू के सामने नतमस्तक है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राजनीति पर इजरायली लॉबी हावी है। वैसे ट्रंप इस दलदल के लिए खुद भी जिम्मेदार है। अपने पहले कार्यकाल में तेल अवीव से दूतावास को यरूशलेम ले जाना हो, वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली बस्तियों को बढ़ावा देना हो, या फिर ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकालना हो, ट्रंप ने हर वो विवादित फैसला लिया जिसने पश्चिम एशिया में अमेरिका को विलन बना दिया। नतीजा, अरब बैरोमीटर का सर्वे कहता है कि इस पूरे इलाके का अमेरिका पर से भरोसा उठ चुका है। लोग अब अमेरिका से ज्यादा रूस, चीन और ईरान पर भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कल तक जो अमेरिका सीरिया में असद सरकार के गिरने और वेनेजुएला में मादुरो के हटने पर अपनी ताकत की धौंस जमा रहा था, आज इस ईरान युद्ध ने उसकी सैन्य सीमाओं को उजागर कर दिया है। ट्रंप की इस नासमझी का पूरा फायदा चीन और रूस उठा रहे हैं। रूस को तेल की ऊंची कीमतों से फायदा हो रहा है और चीन खुश है क्योंकि अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक से हटकर खाड़ी देशों में फंस गया है। चीन मौजूदा हालात को लेकर बहुत चिंतित है। बल का इस्तेमाल हालात को और बिगाड़ेगा और सैन्य तरीकों से इस मुद्दे की मूल वजहों का समाधान नहीं हो सकता। आपको याद होगा अपने इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अपने खोखले दावों, बार बार पलटने वाले बयानों और कमजोर विदेश नीति की बदौलत आज वो इतिहास में उस राष्ट्रपति के तौर पर दर्ज होने जा रहे हैं जिसने असल में मागा नहीं बल्कि मेक अमेरिका वीक अगेन कर दिया है। उम्मीद है ट्रंप के सलाहकार उनका सच से सामना जरूर कराएंगे। लेकिन देखिए, यहां पर एक सवाल और भी है। खुद का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन मुश्किलें दुनिया के लिए खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान के नाम पर उन शिप्स को भी निशाना बना रहा है, मिसाइलें दाग रहा है जिनमें भारतीय सवार थे। नतीजा, घरों के चिराग बुझ रहे हैं। इस मातम को आप क्या नाम देंगे? जवान बेटे की अर्थी का बोझ क्या होता है, इस बदनसीब पिता से पूछिए। अब इन मासूमों को कौन बताएगा कि जो पिता कंधे पर उठाकर घुमाते थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। यूपी का देवरिया जिला सुरौली गांव का ये वो घर है जहां 7 महीने पहले जब बड़ा बेटा शिवानंद चौरसिया सिंगापुर की शिपिंग कंपनी में वेल्डर की नौकरी पाकर निकला था तो पूरे परिवार की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। पिता रामजी चौरसिया को नाज था कि बेटा समंदर पार जाकर कमाने निकला है। गांव वालों के सामने सीना चौड़ा करके चलते थे, लेकिन जैसे ही पता चला बेटा युद्ध की चपेट में आ गया, घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई
हॉर्मुज के पास से गुजरते हुए एमटी सेटेबेलो जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में आ गया। शिवानंद हमेशा के लिए चले गए। मंगलवार को शाम को फोन आया तो सब कुछ अच्छा था, और बुधवार सुबह 7 बजे आता था फोन, शाम दोपहर 1 बजे फोन आता था, शाम को 9 बजे आता था। ये बमनी भाई हमसे रिसियाल बनी का हमार फोन बनाई करत न नेटवा खोला तानी बात भइल बा उनसे 9 तारीख के की 8 तारीख के बात भइल बा, ओकर बाद बात नहीं के कहना कि सब ठीक ठाक बा। कहाँ से फोन कलो रहा? उमाम की लगे से। उमाम के लगे? हाँ। हम आपसे बात हुई थी कि पत्नी से? नहीं, हमो से बात भइल, पूछना के बाबूजी का हाल चाल बा। बाबू ये मातम और मंजर सिर्फ एक घर का नहीं है, 3 घर हैं जिनके चिराग बुझ गए। आंध्र के विशाखापत्तनम के रहने वाले ये वो बदनसीब माता पिता हैं जिनका बेटा मरीन चीफ इंजीनियर बनकर तेल टैंकर पर सवार था, लेकिन जैसे ही टैंकर पर हमला हुआ, मिसाइल और ड्रोन ने जहाज नहीं इनके घरों की खुशियां लीन ली। 10 जून को हुए हवाई हमले में पी सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। क्रूर नियति देखिए, इसी महीने के आखिर में सुरेश अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने वाले थे। परिवार के साथ होने का सपना देख रहे थे, लेकिन हमले से ठीक 1 रात पहले पत्नी के मोबाइल पर आया सुरेश का आखिरी संदेश अब जिंदगी भर का रोना बन गया है। मैसेज में लिखा था, गुड नाइट, बच्चों का ख्याल रखना। किससे पता था ये सचमुच सुरेश की आखिरी गुड नाइट होगी। सुरेश अपने पीछे पत्नी के साथ 13 और 10 साल के 2 बच्चों को छोड़ गए। दोपहर में मुझे अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि उनकी बॉडी रिकवर हो गई है। बाद में उन्होंने मुझे अपडेट किया कि शव को बरामद कर लिया है और सभी आवश्यक जानकारी संबंधित अधिकारियों के साथ साझा कर दी गई है। अब मैं दूतावास और मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगाती हूँ कि उनके शव को जल्द से जल्द घर वापस लाने में हमारी मदद करें। आपको मौसम से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये दरअसल वैज्ञानिकों की चेतावनी है। और जो वैज्ञानिक इस बार कह रहे हैं ना, ये मौसम के मामूली बदलाव नहीं है, इसे नाम दिया गया है गॉडजिला, अल नीनो, सुपर अल नीनो। मौसम की दुनिया का वो दैत्य जो आधी दुनिया को सुखा देता है और आधी दुनिया को डुबा देता है। आप सोच रहे होंगे कि समंदर में उठने वाली इस हलचल का आपसे हमसे क्या लेना देना है, तो आपको बता दूं, इसका सीधा कनेक्शन आपकी थाली से, पानी से और मॉनसून से है। आइए एक फ्लोर ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि सुपर अल नीनो आखिर है क्या। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर का पानी एक तय तापमान पर रहता है, लेकिन जब अल नीनो एक्टिव होता है तो समंदर के अंदर पानी का तापमान किसी केतली की तरह खौलने लगता है। इस बार इसे गॉडजिला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समंदर का तापमान सामान्य से कई डिग्री ज्यादा बढ़ चुका है। जब समंदर इस कदर खौलेगा तो हवाएं अपना रास्ता बदल लेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि समंदर के इस असंतुलन से अचानक हाई टाइड और खतरनाक तूफानों का खतरा बढ़ गया है। समंदर के अंदर उठने वाली ये लहरें इतनी ताकतवर हो चुकी हैं, जो आपको यहाँ शांत दिखाई दे रही हैं, लेकिन भीतर इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि तटीय इलाकों में भयंकर तबाही और सुनामी जैसी आशंकाओं को ये जन्म दे रहा है। अब आपको बताते हैं एक बड़े सवाल से जुड़ी जानकारी, भारत के मौसम पर इसका क्या असर होगा। क्या मॉनसून इसकी वजह से लेट हो रहा है? एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कहती है अल नीनो का साया भारतीय मॉनसून पर दिखाई दे रहा है। अल नीनो भारत की तरफ आने वाली मॉनसूनी हवाओं को सोख लेता है और उन्हें कमजोर कर देता है। नतीजा, मॉनसून की रफ्तार सुस्त हो जाती है, बादल केरल के तट पर आकर ठिठक जाते हैं और देश के कई हिस्सों में बारिश की जगह भीषण और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने लग जाती है। अगर अल नीनो इसी तरह मजबूत होता रहा तो देश के कई राज्यों में सूखे के हालात बन सकते हैं। खेती और किसानी के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इस बार मॉनसून पूरी तरह कमजोर नहीं होगा। आएगा मॉनसून और सितंबर के मध्य अंत में चला जाएगा। किसी वर्ष में कम होगी, किसी वर्ष में अधिक होगी, वो हम सब जानते हैं। नेचुरल वेरिएशन, प्राकृतिक है, कभी एल नीनो के कारण है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के कारण है, कभी सोलर इंटेंसिटी है, कभी जो प्राकृतिक जो फैक्टर्स हैं उनके कारण से मॉनसून में परिवर्तन हो सकते हैं। बट जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है जो बढ़ेगा,
मॉनसून में तीव्र गति के जो इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे। यानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मॉनसून की चाल पर असर तो पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह चक्र नहीं टूटेगा। वैसे भारत ही नहीं, ये गॉडजिला अल नीनो पूरी दुनिया का भूगोल बिगाड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस बार चीन का जो रेगिस्तानी और मैदानी इलाका है वो बिल्कुल सूखाग्रस्त रहने वाला है और वहां बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। यूरोप में जहां लोग सामान्य मौसम के आदी हैं, वहां भी फ्लैश स्टॉर्म्स, भीषण तूफान, चक्रवात आ सकते हैं। यूरोप के कई देशों में भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। ब्रिटेन का तापमान 35 डिग्री को पार करने लगा, यानी कहीं आसमान से इतनी आग बरस रही है कि नदियां सूख रही हैं, तो कहीं अचानक इतनी बारिश हो रही है कि शहर के शहर डूब रहे हैं। मौसम का ये अचानक यू टर्न ही इस गॉडजिला अल नीनो की फितरत है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से इस अल नीनो को और ज्यादा हिंसक उसने बना दिया है। गॉडजिला अल नीनो की दस्तक इस बात का सबूत है कि प्रकृति अब इंसानों को अंतिम चेतावनी दे रही है। बादल कब बरसेंगे, सूखा कब तक तपाएगा और ये अचानक उठने वाले तूफान किस तरह की तबाही लाएंगे, इस पर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स की नजरें टिकी हैं। अब हमें भी संभलना होगा, क्योंकि मौसम का ये मिजाज सामान्य नहीं, विनाशकारी दिखाई दे रहा है। विनाश का सिस्टम सिर्फ मौसम हो ऐसा नहीं, सोशल मीडिया की साइट्स भी ऑन हो सकती हैं। खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अल नीनो से भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। तारीख 4 फरवरी 2026, जगह गाजियाबाद। पता नहीं अब कितने लोगों को ये दिन याद होगा या नहीं, जब एक घटना ने देश के हर माता पिता को हिलाकर रख दिया था। एक परिवार की 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बाद में पता चला कि उस दुखद घटना के पीछे मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की लत एक बड़ी वजह है। तारीख 5 जून 2022, जगह लखनऊ। 16 साल के एक लड़के ने अपनी मां को पिता की पिस्टल से गोली मार दी थी, सिर्फ इसलिए कि मां ने अपने बेटे को उसकी गेमिंग की लत की वजह से उसका फोन छीन लिया। इस तरह की दिल दहला देने वाली घटनाएं पहले सुनने को इस तरह नहीं मिलती थी, लेकिन अब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में हर माता पिता की टेंशन बढ़ा दी है। उनके जहन में पहली बात यही आती होगी कि अपने बच्चे की मोबाइल की लत छुड़ाएं कैसे। भारतीय परिवारों की चिंता लोकल सर्कल सर्वे में भी सामने आई है, जिसके मुताबिक 40% भारतीय माता पिता ने यह माना है कि उनके 9 से 17 साल के बच्चे वीडियो गेमिंग और सोशल मीडिया के आदी हैं। 60% बच्चे सोशल मीडिया पर दिन में 3 घंटे या उससे ज्यादा समय बिताते हैं। अब इस बात पर बहस हो रही है कि क्या भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया बैन का वक्त आ गया है। और ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल चिंता है। इस समस्या से पूरी दुनिया की हर फैमिली, हर पेरेंट्स जूझ रहे हैं। वो तो गनीमत है कि कुछ देशों में इसके खतरे को भांपते हुए बड़े साहसिक फैसले लिए गए और 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया। ताज़ा फैसला कनाडा का है। कनाडा में सरकार संसद में एक कानून लाई है। स्पेन ने भी ये कदम उठा लिया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस पर सख्त फैसला लिया था। हमारे यहाँ तो सरकार ने भी माना है कि बच्चों में डिजिटल एडिक्शन बढ़ रहा है। साल 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे में बकायदा इस पर चिंता जताई गई। पिछले महीने जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट और भी डराने वाली है, जिसके मुताबिक महानगरों में किशोर उम्र के बच्चों के अपराध बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में 2023 में जहां 2278 केसेस आए थे, वहीं 2024 में ये बढ़कर 2306 हो गए। जानकार मानते हैं कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया किशोर उम्र के बच्चों में गुस्सा और आक्रामकता को बढ़ा रहा है। यानी सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि टीनेजर्स के व्यवहार को हिंसक और आत्मघाती बनाने वाला एक खतरनाक टूल बनता जा रहा है। चलिए, इस फिलहाल वक्त हमारे ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।